हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हमारी ब्रांच, हमारी एवरग्रीन ब्रांच को ऐसा क्या हो गया जो कि वो अब एवरग्रीन नहीं रही। भारत भी पहले एक सोने की चिड़िया कही जाती थी, लेकिन अंग्रेजों ने उसे लूट लिया और उसके बाद फिर भारत की क्या स्थिति हम देख सकते हैं। हमारी ब्रांच को किसने लूटा? हमारी इस एवरग्रीन ब्रांच से ग्रीनरी आखिर कहाँ चली गई, कहाँ गायब हो गई, कहाँ खो गई, जो कि अभी ये कंडीशन हो गई कि ना के बराबर जॉब्स है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। इसी बारे में बात करते हैं। मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। आप बस आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, दिल से इस वीडियो में एक प्यारा लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरी भी हेल्प होगी, फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाएगी। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए। दोस्तों, जब से इंडिया में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन हुआ तभी से इसे एक एवरग्रीन ब्रांच की तरह देखा गया है और इसलिए स्टूडेंट्स का रुझान, इसलिए लोगों का रुझान इसके तरफ रहा है, झुकाव इसके तरफ रहा है। शुरुआत से ही सबसे ज्यादा एडमिशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होते थे अभी, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली ये कम होता गया है पिछले 50 साल में। और अभी तो ये कंडीशन आ गई है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ले दे के गिनी चुनी जॉब्स हमको नजर आती हैं। मैकेनिकल को आखिर एवरग्रीन ब्रांच क्यों कहा जाता है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग को मैं बराबर मान सकता हूं मैकेनिकल वर्क के। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे मैकेनिकल वर्क के बारे में कि एक मैकेनिकल वर्क क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल हो रहा है एक पावर प्लांट में, एक स्पेसक्राफ्ट में, एक रॉकेट में, एक इंटरनल कंबशन इंजन में, एक गैस टरबाइन में। इसके अलावा दुनिया में अगर ये दुनिया चल रही है तो वो मैकेनिकल वर्क के कारण चल रही है। बेसिक है, फाउंडेशन बोलते हैं ना, न्यू, जो न्यू है वो मैकेनिकल वर्क है। और फिर इसके ऊपर अलग अलग ब्रांचेस का इंट्रोडक्शन होता गया, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन। क्योंकि अब जब मैकेनिकल वर्क हमको एक पर्याप्त मात्रा में मिलने लगा तब उस मैकेनिकल वर्क का यूटिलाइजेशन भी तो हमको करना है, उस वर्क को हमको दूसरी तरह की एनर्जीज में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए दूसरे तरीके के ब्रांचेस हम इंट्रोड्यूस किए, हम कंप्यूटर चलाने लगे, हम ट्रांसमिशन सिस्टम वगैरह बनाए और कई तरीके के टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हमने लाया। तो बेसिकली इसी मैकेनिकल वर्क को हम कन्वर्ट करके हमारा ये पृथ्वी जो है ये चल रही है, मैं ये बोल सकता हूं। लेकिन अभी ये ऐसी कंडीशन क्या आ गई है कि भैया इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो ताज है वो झुका जा रहा है, झुका जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों देखो, मैं यहाँ पर किसी भी चीज की बुराई करने नहीं आया हूं। मेरे दिल में जो है मैं वो बात आपको बोलने आया हूँ, आपके दिल में जो है वो बात आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। चाहे तो लाइक कर सकते हैं, चाहे तो डिसलाइक कर सकते हैं। मैं किसी को यहाँ पे मोटिवेट करने भी नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे किसी को डीमोटिवेट भी नहीं करने आया हूँ। पिछले 3 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि कोई ढंग का, कोई कुछ तो मिले यार बनाने के लिए, कुछ मिल ही नहीं रहा है। ऊपर से एक बार्क का एक उम्मीद थी कि बार्क का जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है, OCES की जो वैकेंसी निकलती है, DGFS 2021 की जो वैकेंसी निकलने का, तो उसको भी अभी बोल दिया गया कि पोस्टपोन कर दिया गया, बाद में उसके बारे में अनाउंसमेंट की जाएगी। जबकि इस समय तक पिछले लगभग 4-5 साल से मैं देखता आ रहा हूं, इस समय तक बार्क की वैकेंसी निकल जाती है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है, लेकिन पता नहीं इस बार क्या हो गया। दोस्तों, मेरे हिसाब से जो सबसे पहला रीजन है मैकेनिकल ब्रांच का नीचे गिरने का वो है जॉब्स में लगातार कमी आना। जॉब्स में अब लगातार कमी क्यों आ रही है, उसका सबसे पहला रीजन जो मेरे को लगता है वो है नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस। दोस्तों, मैं आपको एक 2-3 स्टोरी आज मैं सुनाना चाहता हूँ। पहली स्टोरी है मेरे एक सर की। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो वो मेरे को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने आए थे। मेरे को थर्मोडायनेमिक्स मतलब सभी को, पूरी क्लास को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने आए थे, कॉलेज में आए थे। तो वो फ्रेशर थे, जस्ट ज्वाइन किए थे, एज अ टीचर हमको पढ़ाने आए थे। और मेरे को अच्छे से याद है हम लोग का थर्मोडायनेमिक का सेशन वो बहुत बढ़िया पढ़ाते थे, उनका कॉन्सेप्ट देने का तरीका बहुत अच्छा था। फ्रेशर थे सर, लेकिन बहुत बहुत सही बंदे थे वो। हमारा हमारा थर्मोडायनेमिक का सेशन जैसे ही खत्म हुआ उसी समय ना एनटीपीसी का जीईटी की वैकेंसी निकल गई थी। मैं बता रहा हूं, शायद ये 2009 की बात होगी। जीईटी की वैकेंसी निकली, उन्होंने अप्लाई किया। उस साल का मैंने पेपर भी देखा था एनटीपीसी जीईटी का, वो बहुत ही बढ़िया। मतलब अगर आज की डेट में अगर वो पेपर अगर आपके सामने आ जाए, आप बोलोगे ये क्या है भाई, क्या इस तरीके का इतना आसान कैसे हो सकता है कोई चीज, इतना आसान एक पीएसयू में घुसना आखिर कैसे हो सकता है। सर का क्लियर हुआ, इंटरव्यू वगैरह भी क्लियर हुआ, आज सर एनटीपीसी में है। चलिए, मैं
थोड़ा और पहले चलता हूँ। मैं अपने दादाजी की बात बताना चाहता हूँ, मेरे ग्रैंडफादर की बात बताना चाहता हूँ। मेरे दादाजी बीएससी किए हुए थे, शायद 1970s का वो समय होगा जब मेरे दादाजी बीएससी पास आउट होके भिलाई आए थे। बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट उसी समय बना हुआ था, मतलब जस्ट वर्किंग में आया होगा, मेरे को उतना ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे को इतना आइडिया जरूर है कि मेरे दादाजी का बहुत आसानी से भिलाई स्टील प्लांट में सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि उनके पास बीएससी की डिग्री थी। ऐसा है कि उस समय भैया बहुत रेयर था कि आपके पास बीएससी की डिग्री हो जाए, आ जाए, या फिर आप बीएससी कर ले। मेरे दादाजी शायद सागर में कोई यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रहकर बीएससी किए थे, भिलाई आए, उनकी डायरेक्ट डिग्री के बेसिस पर भिलाई स्टील प्लांट में जॉब लग गई। भिलाई स्टील प्लांट, जी हाँ, सेल की वही इकाई है जहां पे आज मैनेजमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग का एग्जाम होता है। एग्जाम तो हो नहीं रहा है, वो गेट से ही जुड़ रहा है, पता नहीं अब कब एमटीटी का फिर से एग्जाम लेगा सेल, कोई आइडिया नहीं है। दूसरी बात, मेरे पिताजी, मेरे फादर, शायद उन्होंने 1980s में, मेरे को अच्छे से, मैं पापा से अभी तक बात नहीं किया इस बारे में, पता भी नहीं मेरे घर वालों को मैं इस तरीके का कोई वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पापा जी शायद 1980s में डिप्लोमा कंप्लीट किए थे पॉलिटेक्निक कॉलेज से, और वहां पे डायरेक्ट उनका पॉलिटेक्निक से डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया था भिलाई स्टील प्लांट में। आज की डेट में आपको ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का एग्जाम देना पड़ता है, ओसीटी का आपको एग्जाम देना पड़ता है अगर आप भिलाई स्टील प्लांट में अगर एज डिप्लोमा वाले हो, आप एज ग्रेड में अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे बोलने का मतलब यह है, तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे भारत आगे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे चीजें चेंज होते जा रही है लगातार। जहां पहले सिर्फ डिग्री देख के, जहां पहले सिर्फ डिप्लोमा देख के लोगों को ले लिया जा रहा था, वहीं आज की डेट में लोगों को पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना पड़ता है। या तो वो अलग से होता है या फिर एक एग्जाम है जिसका नाम है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। मैं आपको बता रहा हूं 2009 की बात है, हर एक महीने मतलब जनवरी हुई, फरवरी में अगला पीएसयू का रिक्रूटमेंट, मार्च में अगले पीएसयू का रिक्रूटमेंट, अप्रैल में अगले पीएसयू का रिक्रूटमेंट। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि उस समय बहुत धांधली होती थी। बात तो ये भी सही है, मैं भी इस बात को मानता हूं दोस्तों, उस समय एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा होगा, बहुत कुछ चीजें उस समय चल रही होगी, लेकिन वैकेंसीज तो निकलती थी ना, वैकेंसीज निकलती थी और कुछ लोग तो वहां पे ज्वाइन होते होंगे ना। अब मैं इस बात को आगे और बढ़ाना चाहता हूं। बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा निकला, बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ बेसिकली, उसके कारण सरकार ने तय किया या फिर कमिटीज ने तय किया, एमएचआरडी ने तय किया, जो भी इनकी कमिटी होगी वो उन्होंने ये तय कर दिया कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट का एक एग्जाम होगा और इससे पीएसयूज जुड़ेंगे। पीएसयूज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, कोल इंडिया, एनटीपीसी, बीएचईएल, बीईएल, जो भी इंजीनियर ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट करेगा, जो भी जीईटी का रिक्रूटमेंट करेगा, वह इसी एग्जाम के थ्रू करेगा। यानी कि ये एग्जाम आपको देना होगा, इस एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छा रैंक लाना होगा और आप इस एग्जाम में जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा उस हिसाब से ही आपका आगे चल के सिलेक्शन होगा। ठीक है, फर्जीवाड़ा उस समय बहुत ज्यादा चल रहा था, आपने ना सबको कंबाइन करके एक सिंगल एग्जाम में उसको कर दिया। चलिए ठीक है, उस समय बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा था, ना हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी थी, ना कंप्यूटर्स की अवेलेबिलिटी थी, ना कुछ ऐसे सिस्टम्स थे हमारे पास जिनसे चीटिंग वगैरह को या फिर सर्विलियंस किया जा सके कि जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो पूरी तरीके से सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। लेकिन अब तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ गई ना दोस्तों, अब तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम हर एक एग्जाम बहुत अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं, हर एक एग्जाम हम ऑनलाइन कंडक्ट कर सकते हैं। अब तो हमारे पास वो सब टेक्नोलॉजीज आ गई है ना। उस समय ओएमआर शीट में एग्जाम होते थे, अभी हमको ऑनलाइन कंप्यूटर में बैठ के सब पेपर देने पड़ते। ओएमआर शीट में ज्यादा चांसेस होते थे कि भैया फर्जीवाड़ा हो जाए, अभी ऑनलाइन एग्जाम में बहुत कम, ना के बराबर यहाँ पे चांसेस हो जाते हैं कि फर्जीवाड़ा हो जाए। सुनने में आता है बस वो एग्जाम निकालने के बाद आज भी फर्जीवाड़ा होता है, ऐसा नहीं है, मैं सुनता रहता हूं मैं भी कि एग्जाम निकल गया, सीबीटी आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू में कुछ ऐसा हो गया कि सामने वाला जो आपसे लो लेवल का था उसका सिलेक्शन वहां पे हो गया। अब पता नहीं ये सब चीजें आज भी होती है ना, तो ऐसा तो हम बोल नहीं सकते कि आज नहीं हो रही हैं, लेकिन इनको रोका तो जा सकता है ना। मतलब अगर पहले 100% होती थी तो हम ये तो बोल सकते हैं कि आज सिर्फ 5% हो रही हैं, आज सिर्फ 2% हो रही हैं, ये तो बोल सकते हैं। तो क्यों अब हम गेट के एग्जाम से पीएसयूज को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी पीएसयूज हैं और अगर ये पीएसयूज जेन्युइनली जॉब निकालने लगी तो आपके पास हर महीने
आपके पास हर महीने एक पीएसयू में अपॉर्चुनिटी जरूर होगी। अगर आप गेट का एग्जाम देते हैं, थोड़ा सा आपका समय बिगड़ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, आपका रैंक बिगड़ जाता है, आप पेपर जब देने जाने वाले हैं उस समय कुछ ऐसा हो गया कि भी आपका कंसंट्रेशन लूज हो गया, आप पेपर ही नहीं देना जा पाए, तो भैया आपका पूरा वो साल वेस्ट हो जाता है, आपका पैसे वेस्ट हो जाते हैं, आपकी बहुत सी चीजें वेस्ट हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों अगर पीएसयू अलग से एग्जाम ले तो मानता हूं आज भी थोड़ा फर्जीवाड़ा हो सकता है, लेकिन उसको रोका जा सकता है क्योंकि आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है। आप अगर कोरोना वायरस का टीका लगाते हो और ये बोल रहे हो कि जो कोरोना वायरस को जिसको टीका लगाया गया है उसको हम डिजिटली अब सर्टिफिकेट भेजेंगे, डायरेक्ट उसके पास पहुंच जाएगा, आपको वापस आना नहीं पड़ेगा सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो जब आप इतना अपने आप को एडवांस कर सकते हो तो क्यों आप उन पुरानी चीजों को बदल नहीं सकते? इन नेशनल लेवल के एग्जाम्स को आप क्यों खत्म नहीं कर सकते? इससे कितनी ज्यादा मौके बढ़ेंगे इंजीनियर्स के लिए, ये कोई समझने को तैयार क्यों नहीं है? आप मेरे खिलाफ भी हो सकते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस साल गेट देने वाले तो मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आप बिल्कुल गेट का एग्जाम दीजिए और आपका क्लियर जरूर होगा। मैं आप अपने दिल की बात रख रहा हूं क्योंकि भैया और कोई आपसे इस तरीके की बातें यहाँ पे नहीं करने वाला है। इंक्रीज इन कंपटीशन के बारे में बात करते हैं। और इंक्रीज इन कंपटीशन भी नेशनल लेवल के एग्जाम्स के कारण हो सकता है नहीं, इन्हीं के कारण हो रहा है। सिर्फ एक एग्जाम है, 8-8 लाख 10-10 लाख कैंडिडेट सिर्फ उस 5,000 पोस्ट हम बोल सकते हैं, वैकेंसी बोल सकते हैं, आईआईटीज में है। आईआईटीज में तो हालांकि पढ़ाई के लिए, एडमिशन के लिए, लेकिन जो पीएसयूज में है, दूसरी जगह में वैकेंसी, इनके लिए 8-8 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं। आखिर इतने लोगों को अप्लाई करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ रही है? ऐसी क्या मजबूरी है? क्योंकि भैया उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा ह्यूमैनिटीज और दूसरे सब्जेक्ट्स और गेट के साथ जोड़ के कैंडिडेट्स की जो संख्या है ना बढ़ाते जा रहे हैं। अब इस साल तो थर्ड ईयर वालों को भी एलिजिबल किया गया। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि जब आपके पास वो टेक्नोलॉजी आ गई है, जब आप उस लेवल पे अब पहुंच चुके हैं, तो आप क्यों नहीं जो पुरानी चीजें हैं उनको चेंज करके कुछ नया सिस्टम ला सकते हैं जिससे हमको फायदा हो? क्योंकि जो वैकेंसीज गिर रही हैं, जो डिक्रीज इन वैकेंसी हमको देखने को मिल रहा है, वो सिर्फ इसी कारण देखने को मिल रहा है। आपको याद ही होगा बीआईएस का एक बीआईएस की वैकेंसी निकली थी, शायद 2 साल पहले निकली हुई थी साइंटिस्ट की, तो उसको एकदम लास्ट मोमेंट में कैंसिल कर दिया गया क्योंकि मिनिस्ट्री को लगा कि भैया ये गलत तरीके का रिक्रूटमेंट है, इनको तो गेट के साथ जुड़ना चाहिए। तो ऐसा क्यों कि जो पीएसयू गेट के साथ नहीं जुड़ना चाहते उनको भी फोर्स करके गेट के साथ जुड़वाया जा रहा है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिनके कारण कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि भैया एप्लीकेशन ही नहीं ना, मतलब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास कोई रोड ही नहीं है, तो आप किधर चलोगे? अगर कोई वैकेंसी निकलेगी तभी तो आप अप्लाई करोगे ना। जब कोई वैकेंसी नहीं निकल रही, कुछ निकलेगा ही नहीं, तो आप कहां से अप्लाई कर दोगे? उसके लिए बात बताइए मेरे को। नेक्स्ट मैं एजुकेशन माफियाज के बारे में बात करना चाहता हूं। आप समझ ही गए होंगे मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं। ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो ये सपने दिखाते हैं कि आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आपसे मोटी रकम ले लेते हैं। दोस्तों एक ऐसी चीज है ना, एक ऐसी चीज है जिसमें बिना कोई गारंटी के आप सर्विस दे रहे हैं, सामने वाला सर्विस ले रहा है, वो पास हुआ, वो फेल हुआ, उसमें आपका क्या जाएगा? आपको तो कोई गारंटी नहीं देना है ना सामने वाले को कि भैया मैं तुमको पास करके दूंगा, मैं तुम्हारी जॉब लगा के दूंगा। आपको तो कोई गारंटी देना नहीं है। तो ये कितना अच्छा चीज है ना कि बिना कोई गारंटी के सामने वाला हमसे सर्विस ले रहा है, और वो सक्सेसफुल हो या ना हो वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमको कुछ नहीं बोल सकता, है ना। तो अब अगर कोई कोशिश ऐसी करता है, कि थोड़ा चेंज किया जाए, थोड़ा ये जो पॉलिसीज चल रही है उनको चेंज किया जाए, कुछ नया चीज स्थापित किया जाए, तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं यही अपनी मुर्गी की एक टांग डालते हैं और वो सब चीजों को होने नहीं देते। अब वो बड़े लोग कौन हैं वो आप अच्छे से जानते हैं, उनके बारे में मैं और ज्यादा बात नहीं करना चाहता। लेकिन जो भी चीज चेंज होती है या फिर चेंज करने की कोशिश की जाती है उसका अच्छे से विरोध यह लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, लास्ट ईयर जो एमटेक की फीस हाइक वाला मामला हुआ था, किसी ने भी सपोर्ट उसका नहीं किया था। तो किसी को कोई लेना देना है ही नहीं स्टूडेंट्स का कि भैया स्टूडेंट्स
अच्छा हो, इनकी जॉब लगे, इनका पारिवारिक स्थिति सुधरे, भारत ग्रो हो, किसी को इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी सीट्स फुल हो रही हैं, बात यहाँ पे खत्म है। चाहे वो गेट हो, चाहे वो भेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो। इनफैक्ट अगर पीएसयू अलग से कोई नोटिफिकेशन निकाल भी दे तो ये उनको भी टारगेट करते हैं। तो इनके ये माफिया ही है यार, इनके बारे में मेरे को और कुछ बोलना है ही नहीं। और आखिरी में मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, पुअर गवर्नेंस। हमारी जो गवर्नमेंट रही है, जो इतने सालों से चली आ रही है, और आज तक जो भारत हमारी जिस कंडीशन में है, यह उतनी सक्षम कभी नहीं रही कि हमारे एजुकेशन सेक्टर को एक सही लाइन में ला सके। ये बहुत सारी कमिटीज बनाई, हर एक कमिटीज ने बहुत सारे सुझाव दिए, लेकिन इनको किसी सुझाव से कोई लेना देना नहीं है। बस ये तो कमेटी ही इसलिए बनाते हैं कि बस ये हो जाए कि हाँ भैया हम इस बारे में सोचे हैं। सोच लिए ना, सोच लिए, बात खत्म। अब उसके आगे करना क्या है किसी को। तो जो हमारी सरकारें चली आ रही हैं, मानता हूं हमारे देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, और लोगों को एजुकेशन के मुद्दे को ऊपर नहीं रखना है, दूसरों मुद्दों को ऊपर रखना है। मानता हूं मैं इस बात को, इस बात में कोई भी वो नहीं है, मैं इसको डिक्लाइन नहीं कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों थोड़ा तो सोचना चाहिए ना। जब इतने साल से जब ये हालत खराब होते आ रही है, होते आ रही है, बीमारी होते आ रही है, होते आ रही है, अब ये कैंसर का रूप जब पकड़ने लगी है, तब जब वो कैंसर बन जाएगी ना, मेरे ख्याल से तब कोई ये सोचेगा कि आगे क्या करना है। तो हमको ये इंतजार करना पड़ेगा कि कैंसर बन जाए। समझ रहे हो ना। जब ये इतनी गंदी कंडीशन पहुंच जाएगा ना दोस्तों, एकदम गंदी कंडीशन, गिरी हुई कंडीशन होगी, तब जाके ये कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब दोस्तों ये सिर्फ छोटा सा वीडियो था जहां मैं अपने ओपिनियंस आपके साथ शेयर किया। बस मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहता। आपको जो अच्छा लगता है, आपको इस बारे में जो भी राय देनी है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर दे सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, वो भी कर दीजिएगा। हम आपके लिए लेटेस्ट जॉब अपडेट्स लेके आते रहते हैं, खोज खोज के मिलती है। तो फालतू फालतू अपडेट तो बहुत मिलती रहती है, एक एक दो दो वैकेंसी की, तो हमको उतना भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं ना भाई, कौन कौन सा फॉर्म भरेगा, कौन सा फॉर्म नहीं भरने वाले हैं लोग, तो सब थोड़ा आइडिया हमको भी है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मेरे ओपिनियंस थे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में जरूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक जरूर करना, भाई से शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान जय किसान।